कैसे हैं मेरे गुले मुले प्यारे प्यारे बच्चों? हाउ आर यू ऑल? बढ़िया। चलिए अब हम लोग आ गए हैं लेक्चर नंबर 5 पे, और इसमें हम लोग चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 का केमिस्ट्री। तो जैसे कि आप लोग को जानते हैं कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में वर्क डन के बारे में पढ़ा था, और मैंने वर्क डन आपको निकालना भी सिखा दिया था। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, राइट? ये हमने पढ़ा था वर्क डन का फॉर्मूला, एज यू कैन रिमेंबर। ठीक है, तो जैसे कि फॉर्मूला पढ़ा था, और मैंने आपको अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस पे वर्क डन कैसे निकाला था मैंने आपको बताया था। मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस होती है तो वर्क डन क्या होता है मैंने आपको बताया था, और आइसोथर्मल में क्या होता है, सॉरी आइसोकोरिक और आइसोबारिक में मैंने बताया था। आज हम जानेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा वर्क डन क्या होगा। आइसोथर्मल का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। आइसोथर्मल का मतलब होता है बेटा, अभी हम लोग आइसोथर्मल में आगे बढ़ेंगे, ये सेम टेम्परेचर कांस्टेंट टी पे होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जैसे कि आप जानते हैं बॉयल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ क्या था? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो मैं बोल सकता हूं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट? ये बॉयल्स लॉ में आप लोग देख सकते हो, बॉयल्स लॉ में मैंने बताया था। ठीक है, और बॉयल्स लॉ का ये होता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो जैसे कि मान लीजिए हमारा जो वर्क डन है, वर्क डन का जो फॉर्मूला निकलेगा वो निकलेगा, मैं पहले ही आपको लिख दे रहा हूं, W इज इक्वल टू माइनस NRT लॉग बेस E V2 बाय V1, ये फॉर्मूला निकलेगा। ठीक, अब ये फॉर्मूला कैसे निकलेगा आइए जानते हैं। और ये आपको पता है P1 इक्वल टू P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ये मैंने यहां पर रफ कर दिया, मैंने आपको बताना था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एट कांस्टेंट टी पे आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। अब जैसे कि देखिए बेटा, मान लीजिए मैंने एक चैम्बर लिया, यहां पर लिखता हूं, मैं यहां पर करता हूं, एक मिनट बड़ा सा बनाऊंगा ना, पहले समझा दूंगा फिगर में आपको। ये मेरे पास है, इसके अंदर मैंने गैस डाली और इसको मैंने ऊपर से पिस्टन लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है, जब मैंने पिस्टन लगाया तब नीचे गैस का प्रेशर होगा P गैस, ऊपर से लगेगा P एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब सराउंडिंग का जो प्रेशर होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, राइट? और मैंने इसके ऊपर छोटे छोटे वेट रख दिए, बहुत ही मतलब बहुत ही छोटे साइज के, बहुत ही छोटे साइज के, बहुत ही कम वेट है उनका, मैंने वेट रख दिया। ठीक, इसके ऊपर अब होगा क्या, जब मेरी गैस एक्सपेंड होगी, समझिए ध्यान से, बहुत छोटे छोटे वेट, मैंने ये वेट किस लिए रखे हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। ये वेट जो है ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। क्या मेंटेन करने के लिए? अगर मान लीजिए यहां से गैस थोड़ी सी ऊपर एक्सपेंड होती है हल्की सी, तो ऊपर वाला जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा होगा, अगर उसके बराबर नहीं पहुंच पा रहा होगा नीचे वाले के, तो ये वेट उसके बराबर पहुंचा देगा। टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम प्रेशर, इक्विलिब्रियम इन द सिस्टम, वी हैव पुट इट स्मॉल वेट्स, ओके, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो बेटा, जब मेरी गैस एक्सपेंड करेगी, और हाँ ये मैंने बाउंड्री ली है, ये बाउंड्री मैंने ली है कंडक्टिंग। बाउंड्री के बारे में भी तो जानना सही रहता है, पहले लेक्चर में मैंने बताया बाउंड्री के बारे में। कंडक्टिंग मतलब हीट का एक्सचेंज हो सकता है आर पार। तो बाउंड्री मैंने यहां पर ली है कंडक्टिंग बाउंड्री। कैसी बाउंड्री? कंडक्टिव, परफेक्टली कंडक्टिंग। अब होगा क्या कि मान लीजिए अगर मैं यहां से एक छोटा सा वेट हटा दूं, अगर मैं यहां से एक छोटा सा वेट हटा दूं, तो जो गैस है वो मेरी, मान लीजिए जो गैस है वो डीपी प्रेशर बढ़ जाएगी, बहुत छोटा प्रेशर, डीपी प्रेशर मान के चलिए, छोटा प्रेशर मतलब डीपी प्रेशर, राइट? डीपी प्रेशर बढ़ जाएगी, और ये जो पी एक्सटर्नल है ये डीपी प्रेशर घट जाएगा, ये डीपी प्रेशर घट जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं जो मेरा गैस का प्रेशर है, जो इंटरनल, जो अंदर से लग रहा है, वो पी एक्सटर्नल में डीपी बढ़ गया, पी एक्सटर्नल से डीपी बढ़ गया, या फिर बोल सकते हैं पी एक्सटर्नल में से डीपी स्मॉल प्रेशर को घटा दिया तो प्रेशर गैस के बराबर हुआ, राइट? यही तो हो रहा है कि गैस का प्रेशर
मैंने थोड़ा सा यहां वेट हटाया तो इसका बढ़ गया और इसका घट गया पी एक्सटर्नल का। यही तो बात हो रही है। यहां छोटा वेट ये बढ़ेगा, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वेट हटाया तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा ना, डीपी हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब डीपी मतलब माइन्यूट सा प्रेशर, मतलब इसका गैस एक्सपेंड हो जाएगी। ठीक, तो मैंने डीपी ले लिया उसको, तो गैस का प्रेशर एक्सटर्नल से डीपी ज्यादा हो गया, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। तो अब इससे क्या होगा, गैस एक्सपेंड होगी। एक बार जब गैस एक्सपेंड होती है तो आपका कूलिंग स्टार्ट हो जाती है वहां पर। जब गैस एक्सपेंड होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कूलिंग होगी, टेम्परेचर कम होगा। अब यहां पर टेम्परेचर कम हो रहा है, समझिएगा, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो ये जो कंडक्टिंग इसलिए ली है टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर जब यहां पर डाउन होगा, जब गैस एक्सपेंड करेगी टेम्परेचर डाउन होगा। टेम्परेचर डाउन होने के वजह से ये बाहर से हीट एक्सचेंज करेगा। टेम्परेचर डाउन होगा, हीट एक्सचेंज होगी बाहर से, तो टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब आपका जो अंदर और बाहर का टेम्परेचर है हमें वो इक्विलिब्रियम में रखना है। तो जैसे ही टेम्परेचर डाउन होने लगेगा, जैसे ही टेम्परेचर डाउन होने लगेगा, हीट का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा बाहर से और उसको मेंटेन कर देगा इक्विलिब्रियम में, टेम्परेचर को कूल होने में, मतलब जो नॉर्मल में था वो नॉर्मल कर देगा। इतना हो गया, इतना मेरा प्रेशर बढ़ा गैस का जब एक्सपेंड हुई थोड़ा सा, ये जब हल्का सा वेट हटाया मैंने, जैसे दिखाई दे रहा है। जैसे ही टेम्परेचर फेल होगा वैसे ही गैस एब्जॉर्ब कर लेगी हीट सराउंडिंग से, इसलिए मैंने कंडक्टिंग ली है। कंडक्टिंग इसलिए कि हीट एब्जॉर्ब कर लेगी बाहर से, जब एब्जॉर्ब कर लेगी तो टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम फिर से आ गया, राइट। तो ये आपको प्रेशर वाला गैस समझ में, एक्सपेंड होगी बहुत, यहां से वेट हटाऊंगा तो डीपी प्रेशर बढ़ जाएगा एक्सटर्नल का और इसका घट जाएगा बाहर वाले का। इतना समझ में आया। इसका मतलब प्रेशर, देखो गैस तब तक एक्सपेंड करेगी, गैस तब तक एक्सपेंड करेगी जब तक मेरा ये दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। गैस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए तब तक मेरी गैस एक्सपेंड करती रहेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरा यहां पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहा, मेरा यहां पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहा, चेंज हुआ है। मतलब जब प्रेशर चेंज होता है तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, सॉरी डीवी, इंटीग्रेशन बताया था मैंने आपको, राइट। अब ये आपका मान लीजिए ग्राफ है, ये P और ये V, V1 और V2, आपका जो इनिशियल है ये V1 हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहां पर जब मैंने यहां से V1 से V2 ले लिया, आपका V1 से V2 जा रहा है, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो आपको पता है W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, ये हो जाएगा V, इंटीग्रेट करूंगा V1 V2, W इज इक्वल टू माइनस, देखो इंटीग्रेट जब dV करूंगा तो V आता है, तो P एक्सटर्नल आ जाएगा आपका ये V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। लेकिन हमें तो यहां पर जाना ही नहीं है ना, हमें ये थोड़ी ना, हमें तो वापस वो मिल जाएगा। तो हम करेंगे क्या, समझिए, यहीं पे हम लोगों को कुछ एडजस्टमेंट करना है। जैसे कि आपको पता है PV इक्वल्स टू nRT होता है फॉर आइडियल गैस, PV इक्वल्स टू nRT होता है आइडियल गैस, और यहां पर आइडियल गैस ही यूज कर रहे हैं हम लोग, आइडियल गैस को ले रहे हैं। तो होगा क्या, PV इक्वल टू nRT। अब समझिए यहां पर जब आपका प्रेशर मैंने कम किया, वो हमेशा देखिएगा जब आपका प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ, मैंने वेट को हटाया तो गैस एक्सपेंड करी तो डीपी प्रेशर बढ़ा। जब डीपी प्रेशर बढ़ा, हल्का सा छोटा सा बढ़ा, तो बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर भी कम हुआ, राइट। अंदर से अगर प्रेशर मैंने कम किया तो बाहर का भी कम हुआ, तो गैस अब तब तक एक्सपेंड करेगी जब तक वो इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पर जो प्रेशर है गैस और एक्सटर्नल का वो बराबर है, नियरली बराबर है इक्विलिब्रियम में। तो मैं इसको P एक्सटर्नल लिख सकता हूं। तो मेरा P एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो जाएगी, nRT बाय V। देख लीजिए, तो मैं इस वैल्यू को यहां लिख सकता हूं, ओके थैंक यू, लिख सकता हूं। तो W इज इक्वल्स टू माइनस nRT अपॉन V इंटीग्रेट dV। तो n कांस्टेंट, r n की वैल्यू हम लोग को बताई जाएगी बाद में, r कांस्टेंट, t कांस्टेंट। आइडियल गैस है तो n भी कांस्टेंट रहेगा, तो nRT बाहर आ जाएगा माइनस का, इंटीग्रेट dV बाय V।
dv बाय v आ जाएगा तो समझिए यहां पर क्या बोल रहा है, dv बाय v। इसका मतलब क्या है, 1/v को माइनस nRT, तो ये हो जाएगा log v। 1/v का इंटीग्रेट करते हैं तो log v आता है, ये v1 से v2 जाएगा। देखते जाइएगा, नोट करते जाइए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। w इज इक्वल टू माइनस nRT, तो ये log v2 माइनस log v1, ये आएगा log v2 माइनस v1 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, देखिए w इज log v2 माइनस v1, तो w इज इक्वल टू माइनस nRT, तो ये माइनस है तो फॉर्मूला होता है log v2 बाय v1 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा log v2 बाय v1। यही फॉर्मूला देखा था, देखो माइनस nRT आया कि नहीं आया। तो log v2 माइनस v1 एक फॉर्मूला होता है, अगर आप log v2 माइनस log v1 है तो वो रेसिप्रोकल में आ जाए, जैसे एक्सपोनेंट में पढ़ा था, तो ये नीचे आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, इस डेरिवेशन को मैं रफ कर दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं। तो डेरिवेशन से हमने ये देखा कि जब मेरा p वेरिएबल छोटा चेंज आ रहा था तो w इक्वल्स टू आ गया माइनस nRT log बेस e v2 बाय v1, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। ठीक, ये मेरा फॉर्मूला आया किसका, वर्क डन का। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि माइनस nRT log कितना आया आपका, ये log v2 बाय v1। अब यहां पर nRT लिखा हुआ है तो हम लोग इस फॉर्मूले को एक और तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि आप जानते हो p1 अपॉन v1 और p2 अपॉन v2 एक फॉर्मूला है मेरे पास, जैसे कि आप लोग जानते हो कि p1 v1 इक्वल टू p2 v2, राइट। तो मैं बोल सकता हूं v2 बाय v1 क्या हो जाएगा, p1 अपॉन p2 के इक्वल हो जाएगा, या p2 बाय p1 ये हो जाएगा p1 बाय p2। देखिए v2 p1 बाय p2 के इक्वल हो जाएगा यहां से, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं p2 बाय p1। तो मेरा फॉर्मूला बन सकता है, अगर मुझे log बेस e है यहां पर, राइट, मुझे बेस 10 करना है, बेस 10 करना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस 2.303 log बेस 10, log e है यहां पर, बेस e है तो मुझे 10 लग करना है, तो माइनस 2.303 log 10, और ये हो जाएगा p1 बाय p2, जैसे कि मैंने आपको बताया कि v2 बाय v1 इक्वल टू क्या था, p1 बाय p2 बाय बॉयल्स लॉ। ये फॉर्मूला हमारा बन गया किसका, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का। किसका, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या पढ़ा हमने यहां पर, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का ये मेरा वर्क डन का फॉर्मूला है, राइट। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपना एडियाबैटिक प्रोसेस पे, अब हम बढ़ते हैं अपनी एडियाबैटिक प्रोसेस पे। एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने आपको बताई हुई है लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें आपका हीट कांस्टेंट होती है, मतलब Q 0 होगा। और यहां पर हमें पढ़नी है एडियाबैटिक, जैसे कि आप लोग जानते हो कि क्या होता है हीट, यहां पर क्या हो गया एडियाबैटिक, हमें पढ़ना है एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। क्या पढ़नी है हमें, एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस का मतलब हीट 0 होती है, क्या होती है, हीट 0 होगी, मतलब Q कांस्टेंट हो जाएगा। जब Q कांस्टेंट हो जाएगा तो हमारे पास एक इक्वेशन है, पॉइजन्स ने दी थी, एक पॉइजन, जहर खा लो मर जाओ, वो वाला पॉइजन नहीं है मेरे गुले मूले बच्चों, बीच बीच में बोर तो नहीं हुए, कॉपी पेन लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो, गंदे बच्चे नहीं, अच्छे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो। तो एक पॉइजन्स ने इक्वेशन दी थी, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P1 V1 की पावर गामा और P2 V2 की पावर गामा। और सर बोलोगे सर ये गामा क्या है, गामा क्या है सर, ये गामा, मैं बोलूंगा गामा भूल गए, पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले के पिछले हीट में, गामा इज इक्वल टू Cp बाय Cv का। जैसे कि हम लोग देख रहे थे, मैंने आपको बोला मेरे प्यारे बच्चों गामा क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था गामा इज इक्वल टू Cp बाय Cv का रेशियो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो है बेटा। ओके, क्लियर हो गया। तो यहां पर गामा की जो वैल्यू है, अगर मेरे पास जो गामा की वैल्यू है, मेरे पास अगर कौन सी गैस आ जाए,
अगर मेरे पास आपकी मान लीजिए मोनो एटॉमिक गैस आ जाए तो 1.66 वैल्यू होती है। मोनो एटॉमिक हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब गैस आ जाए। अगर डायटॉमिक गैस आ जाए तो उसके लिए कुछ और वैल्यू होगी, ठीक है। और अगर पॉलीएटॉमिक आ जाए उसके लिए कुछ और वैल्यूज होंगी। तो ये वैल्यूज आपको गिवन रहेंगी क्वेश्चंस वगैरह में, तो आपको लर्न करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है और बुक्स में गिवन भी रहती हैं। तो मोनो एटॉमिक के लिए 1.66 और डायटॉमिक के लिए नियर अबाउट 2 के लमसम नियर अबाउट ऐसे रहती है, थोड़ी कम होती है उससे, ठीक है। तो आप लर्न कर लीजिएगा बुक में देख के। तो गामा समझ में आएगा क्या होता है Cp/Cv रेशियो। और डायटॉमिक गैसेस क्या हो गई, जैसे आपकी O2, N2, और आपका जैसे पॉलीएटॉमिक गैसेस जैसे ओजोन, O3, ये सब होता है। तो ये आपको समझ में आ गया पॉइजन इक्वेशन, ठीक। अब हम जानते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस का, जो मेरा फॉर्मूला निकलेगा, जो एडियाबैटिक मेरी एक्सपेंशन है उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है, उसका जो फॉर्मूला हमारा निकलता है, उसका फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। W = NR T2 - T1 अपॉन गामा -1, ये फॉर्मूला निकलेगा, ठीक। अब ये फॉर्मूला कैसे आएगा आइए देखते हैं। चलो चले मितवा यूं हरे भरे खेतों में, फिर कोरोना से बचेंगे, शांति से वहां रहेंगे। मितवा तो कोई है ही नहीं, तो कैसे रहेंगे? अकेले रहेंगे, खेती करेंगे, फल उगाएंगे, सेब उगाएंगे, आलू उगाएंगे। सेब उगाए थोड़ा ना जाते हैं, सेब तो पेड़ पे हो। क्या यार कमाल करते हो। चलिए कोई बात नहीं, अब हम डेरिवेशन देखते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो इसमें भी वही चीज करेंगे। एक गैस ली, उसको यहां पर ये डाला, यहां पर लग रहा था एक्सटर्नल प्रेशर, यहां से लग रहा था गैस का प्रेशर, और यहां पर आपने वेट्स रखे, वेट्स हटाए तो डीपी प्रेशर बढ़ गया, गैस का नीचे गैस एक्सपेंड हो गई। बट यहां पर जो हमारी बाउंड्री होगी वहां कंडक्टिंग बाउंड्री थी और यहां इंसुलेटिंग, कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा यहां पर, ये समझना है, ठीक है। और यहां पर ये जो ग्राफ बनेगा पीवी का, देखिए आप बोलोगे सर आपने वहां जो ग्राफ बनाया था आइसोथर्मल, वो भी ऐसा ही था? नहीं, वो ऐसा था। उसका जो स्लोप था, ये आइसोथर्मल का, ये एडियाबैटिक, जो हमारा एडियाबैटिक का स्लोप है वो ज्यादा है। देखिए जो हमारा एडियाबैटिक का स्लोप है वो ज्यादा स्लोप है। मतलब देखिए ये मेरा ऐसा स्लोप जा रहा है, ऐसा, ये ऐसा स्लोप जा रहा है, ऐसा स्लोप जा रहा है हमारा किसका? आपका आइसोथर्मल का। और स्ट्रेट आके फिर थोड़ा घूम रहा है, स्ट्रेट आके फिर थोड़ा घूम रहा है, तो ये आपका एडियाबैटिक का है। तो स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, याद रखिएगा। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसो। इसमें भी प्रेशर क्या है? चेंजिंग है। अब प्रेशर चेंजिंग है तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? वही W = -P एक्सटर्नल dV इंटीग्रेट। और ये मेरा ग्राफ था, जा रहा था ऐसे जाके ऐसे, तो V1 ये आपका V1 हो गया, ये आपका V2 हो गया, ये P और V के बीच में बन रहा है। आइए देखते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो, मुझे पता है जो PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट मैंने आपको बताया था अभी, आपको ये मैंने आपको बोला था कि P1 V1 इक्वल टू गामा, P2 V2 इक्वल टू गामा। तो इसको मैं बोल सकता हूं PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? बोल सकते नहीं बोल सकता हूं? ओके। तो PV की पावर गामा और कांस्टेंट की जगह मैंने यहां पर K लगा दिया। क्या लगा दिया? K। तो मुझे अगर यहां पर मेरी PV की पावर गामा इक्वल टू K आ गया, ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत यहां पर। तो मैं प्रेशर की वैल्यू यहां पर क्या लिखता हूं? K/V गामा। तो प्रेशर एक्सटर्नल ही होगा, जैसे कि पहले बताया था, जो ऊपर से लग रहा है, जो नीचे लग रहा है, जब गैस एक्सपेंड करेगी कम होगा, ऊपर का भी कम होगा। फिर उसके बाद क्या होगा वहां पर? जब कम हो जाएगा तो गैस तब तक एक्सपेंड करेगी जब तक वहां पर इक्विलिब्रियम ना आ जाए, क्योंकि जो आपने वेट हटाया था वो बहुत ही छोटा, बहुत थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ था, तो वो इक्विलिब्रियम में आसानी से आ जाता है जल्दी से। तो P एक्सटर्नल क्या आ गया? K/V गामा, क्योंकि हमने P की वैल्यू V को नीचे भेज दिया तो V गामा आ गया। तो P की वैल्यू P एक्सटर्नल यहां रख सकते हैं, देख लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। तो W = मैं लिख सकता हूं माइनस क्या था? V गामा, सॉरी क्या था आपका? K/V गामा, राइट?
K अपॉन V गामा, V को बड़ा सा बना देता हूं, V गामा dV इंटीग्रेट V1 से V2, समझिए W इज इक्वल टू यहां पर V1 यहां V2, ये आपका K कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, गामा भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 1 अपॉन V dV। क्या बचेगा? अरे ये तो पावर में था भैया, ये कैसे बाहर आ जाएगा? V की पावर गामा है, ठीक है ना, गलत मत समझिएगा, V की पावर गामा है, तो इसको ऊपर ले लेंगे तो ये हो जाएगा W इज इक्वल टू K इंटीग्रेट V1 से V2, तो V की पावर माइनस गामा dV हो जाएगा। अब मैं जब इंटीग्रेट करूंगा V1 से V2 तो ये हो जाएगा V की पावर माइनस गामा प्लस 1 V2, राइट। देखिए V की पावर माइनस गामा अपॉन माइनस गामा प्लस 1, जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये मेरा यहां तक स्टेप आएगी। यहां तक स्टेप आप नोट कर लीजिए, बोर्ड छोटा है तो मुझे रफ करना पड़ेगा ऊपर वाला पार्ट। तो मेरी ये स्टेप आ गई, W इज इक्वल टू K V माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा। एक फॉर्मूला होता है कि अगर V की पावर गामा है, जैसे अगर A की पावर 3 है तो A की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 ऐसे आता है, इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1। तो मैं इरेज कर दे रहा हूं, नोट कर लिया। चलिए आगे से स्टार्ट करते हैं। यहां पर मेरे पास आया W इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया था, माइनस K, यह आया था माइनस गामा प्लस 1। यहां पर क्या आया था मेरे पास, बताइए, याद करिए। मेरे पास आया था V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। ये V1 से V2 जाता था, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो मैं लिख सकता हूं V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करूं तो मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूं V2 की पावर माइनस गामा इंटू V की पावर 1 माइनस V1 माइनस गामा और इंटू V की पावर 1 लिख सकता हूं। इसको तोड़ सकते हैं, तो एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला याद करिए, क्लास 8 में पढ़ा था। तो W इक्वल टू, अब एक चीज बताइए, मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा, दिखाई दे रहा है? P1 V1 की पावर गामा और P2 V2 की पावर गामा, और यहां पर आ रहा है इक्वल टू K। तो मैं K की जगह पे P1, अगर मैं K देखूं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, अगर मैं यहां पर मेरे पास V2 की माइनस गामा V1 और यहां पर V1 की पावर माइनस गामा और यहां V की पावर 1, तो आप देखिए मुझे जैसे पता है P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। अब यहां पर मैं अगर रीअरेंजमेंट कर दूं, यहां पर मेरे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यही फॉर्मूला मैंने, जैसे कि मैंने आपको बता, इतना क्लियर हो गया सबको? इतने में कोई डाउट है तो मुझे बताइए। अब मैं क्या करूंगा, W इज इक्वल टू माइनस K V2 की पावर गामा माइनस V1 माइनस में प्लस हो जाएगा K V1 की पावर माइनस गामा डॉट V1। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? आप ही बताइए खुद ही, यहां पर मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? अब मुझे पता है P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट K, ये मैंने आपको बताया था। यहां पर K की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर K की जगह पे लिख सकता हूं मैं माइनस P2 V2 की पावर गामा, ये V की पावर माइनस गामा V1। इस जगह पे K की जगह पे ये वाली वैल्यू लिख सकता हूं, इस K पे ये वाली वैल्यू रख सकता हूं, तो ये जगह माइनस P2 V2 की पावर गामा डॉट V की पावर माइनस गामा डॉट V1, यहाँ पर प्लस P1 V1 की पावर गामा डॉट V की पावर माइनस गामा डॉट V1, राइट। तो यहां से देखिए ये कट जाएगा V2 V2 यहां से, राइट, और ये भी V1 ये कट जाएगा यहां से, माइनस प्लस पावर माइनस कट जाती है। मैंने लिखा V2 की पावर गामा इंटू V2 की पावर माइनस गामा, तो ये कट नहीं जाएगा, हट नहीं जाएगा, एक्सपोनेंट से आप सोचिए। तो मेरे पास ये हट गया, तो मेरे पास आया W इज इक्वल टू माइनस P2 डॉट V1 प्लस P1 और P2 V2 P1 V1, ये मेरे पास फॉर्मूला आया। और नीचे मेरे पास ऑलरेडी था माइनस गामा प्लस 1, वो मैंने लिखा नहीं था इस स्टेप से, ये देखिए सब में माइनस गामा प्लस 1 था ना,
मैंने लिखा नहीं था तो मैंने लास्ट में लिखा, ये देखिए यहाँ पर था ना, तो मैंने लिख दिया माइनस P2V2 प्लस P1V1 अपॉन गामा प्लस 1, ये आपका फॉर्मूला आया। इतना मैं रफ कर दूं ऊपर वाला, ठीक। तो मेरे पास क्या फॉर्मूला बना, W इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूं उसको मेरे पास बना था माइनस का, मेरे पास बना था ये P2V2 माइनस का P1 मेरे पास P2V2 माइनस का P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, ये फॉर्मूला मेरे पास आया था, राइट। क्योंकि बाहर माइनस के था, माइनस बनाया तो मैंने साइन का चेंजमेंट हो गया था वहां पर, याद करिए वहां पर जब मैंने साइन का चेंजमेंट किया था तो साइन का चेंजमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था। देखिए मैं स्टेप फिर से बता दे रहा हूं, जैसे कि मेरे पास क्या निकला था, W इज इक्वल्स टू P2V2 माइनस P1, ये प्लस था कि माइनस था, बताइए सोचिए, मैंने क्या स्टेप बताई थी। हमारे पास फॉर्मूला क्या निकला था बेटा, W इज इक्वल्स टू P2V2, राइट। वो माइनस माइनस जो था ना वो बाहर वाले माइनस से हट गया था, यहां पर मेरे पास क्या आया था, यहाँ V2 आया था, राइट। और बाहर वाला जो माइनस था मेरे पास, जो नीचे माइनस गामा प्लस 1 आया था, समझिए ध्यान से, नीचे क्या था, माइनस गामा प्लस 1, क्या था नीचे, ये देखो P2V2, आप बोलोगे सर यहाँ माइनस आया था यहाँ प्लस आया था, P1V1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, यही था। अब मैं अगर साइन का चेंजमेंट करूं, समझिए ध्यान से, अगर मैं ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1, यही आया था, और नीचे क्या था मेरा, ये अब नीचे हो जाएगा तो गामा माइनस 1 हो जाएगा। अगर मैं ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप खुद बताइएगा, ध्यान से देखिए आप। थोड़ा सा कैमरा मेरा तिरछा हो गया है, थोड़ा सा भावनाओं को समझ लीजिएगा, मार्कर आ गया होगा आगे, गुस्सा मत होइएगा प्लीज, माफी दे दीजिएगा। तो ये मेरे पास आया, ये माइनस आया था, ये प्लस आया था, और ये माइनस गामा प्लस 1 था। क्यों, क्योंकि जब मैंने इसको अरेंज किया था, माइनस की पावर इसको इंटीग्रेट किया था, तो आया था V की पावर माइनस गामा प्लस 1 और माइनस गामा प्लस 1 नीचे आया था, राइट। तो मैंने साइन का चेंजमेंट कर दिया, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर से, तो ये आ गया। अब देखिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, याद करिए, PV इज इक्वल टू होता है NRT, PV होता है NRT के इक्वल, राइट। तो मैं बोल सकता हूं W इज इक्वल टू NR तो कांस्टेंट रहेगा, है ना, तो ये हो जाएगा T2 माइनस NRT1 अपॉन गामा माइनस 1, W इज इक्वल टू NR कॉमन ले लो, T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। ये आपका फॉर्मूला बन गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए। आई थिंक ये चीज आपको यहां पर क्लियर हो गई होगी, डेरिवेशन। अब एक चीज मेरी छूट गई थी, जो मैंने आपको आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस बताई थी। अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस आ जाए, अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस आ जाए, कैसी प्रोसेस, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, तो आपको पता है इरिवर्सिबल का मतलब में दो केस आ सकते हैं। अगर वैक्यूम वाला केस आ रहा हो तो आपका वर्क डन 0 हो जाए, क्योंकि वहां पर कोई प्रेशर ही नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स कहां घूमे, वैक्यूम में कुछ होगा, खाली जगह है वैक्यूम, तो पार्टिकल मूव, एयर ही नहीं है, पार्टिकल मूव कैसे करेंगे एयर के, वैक्यूम में वर्क डन 0 हो जाएगा। अगर मेरे पास वैक्यूम नहीं है, अगर मैं बोलूं मेरा एक्सटर्नल प्रेशर बहुत कम है गैस के प्रेशर से, अगर मैं बोलूं जो मेरा बाहर का प्रेशर है बहुत कम है गैस के प्रेशर से, तो वर्क डन आ जाएगा माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V यूज करना है अगर मेरा एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर से कम है। अगर वैक्यूम आ जाए तो वर्क डन 0। यहां पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।